तो 5 मिनट में चले जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर से हम अपनी बायोलॉजी की एक नई क्लास के साथ। देखो, आज आपके सामने मैं एक ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ जो आपको एग्जाम बेस्ट, आपकी एग्जाम के बेस्ट पर है। सारे ये नहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। तो आज हम देखते हैं अपने अगली क्लास में। देखो, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी और शराब की भट्टी में इस्तेमाल होने वाला ईस्ट है एक, क्या है? मतलब ईस्ट यूज्ड इन बेकरी एंड ब्रेवरी इज ए। पूछा है कि ईस्ट है क्या, कोई बैक्टीरिया है या फंजाई है, एल्गी है या प्रोटोजो है। ठीक है, तो ईस्ट हमेशा देखो बैक्टीरिया तो नहीं होता। ईस्ट है क्या? एक यूनिसेलुलर फंजाई, इसको फंगस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का यूनिसेलुलर फंजाई। इसको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई या एक कोशिकीय कवक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल किसकी? कवकों की। ठीक है, तो किसकी बनी होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है, तो इसमें सेलुलोज की तो नहीं है, क्योंकि ये तो किसमें होती है? पेड़ पौधों में प्रेजेंट होती है। फिर आता है काइटिन। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबल होती है किसकी होती है? कवकों की जो सेल वॉल होती है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होती है, तो इसलिए किसकी बनी होती है? वो एक काइटिन की बनी होती है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका, सॉरी ये तो रिपीट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखा तुमने? काइटिन। अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पौधों की कोशिका भित्ति, अरे भाई प्लांट्स की। द सेल वॉल वाज प्लांट्स ऑफ प्राइमरली मेड ऑफ। सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये तो है नहीं, क्योंकि इनकी तो क्या होती है? थोड़ी हार्ड पार्ट होता है किसका? पेड़ पौधों के सेलुलोज, जो अपने ऊपर देखते हैं ना, छाल जो होते हैं, वो किसकी बनी होती है? हमेशा सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अब बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के चारों ओर, वो किसकी बनी होती है? तो वो किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइक। क्योंकि हमने देखा सेलुलोज से किसकी बनी होती है? अपने प्लांट्स की बनी होती है। ठीक है, काइटिन किसकी किससे है? फंजाई की बनी होती है, जो सेल वॉल होती है। और पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है उससे किसकी बनी हुई होती है? जीवाणु की या बैक्टीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी का आनुवंशिक पदार्थ है। देखो, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी, ह्यूमन का क्या है भाई? ह्यूमन का जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? देखिए, स्पेशली हम देखते हैं तो ह्यूमन का जेनेटिक पदार्थ होता है डीएनए एंड आरएनए। एचआईवी है क्या? एचआईवी एक प्रकार का रिट्रोवायरस है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? रिट्रोवायरस है, तो रिट्रोवायरस में हमेशा क्या होता है? आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वो भी कौन सा होता है? क्योंकि आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि डीएनए जो होता है वो तो हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए हमेशा क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर के द्वारा होता है? डेंगू बुखार, अरे भाई एनाफ्लिज के द्वारा तो कौन सा होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, और जो मादा एडीज मच्छर होती है ना, मादा एडीज मच्छर, वो कौन सा रोग फैलाती है? डेंगू बुखार, जिसमें क्या होता है? अपनी जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या हो जाती है? उनकी काउंटिंग क्या हो जाती है? एकदम से कम हो जाती है, जिससे डेंगू बुखार का रोग किसके होता है? मादा एडीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक है। द वेक्टर फॉर मलेरिया डिजीज इज, कौन होगा? नर होगा या मादा होगा? क्योंकि वाहक हमेशा मलेरिया रोग में कौन होती है? फीमेल एनाफ्लिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कि टाइफाइड के निदान के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? देखो, विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज टाइफाइड? टाइफाइड के परीक्षण के लिए, अब टाइफाइड क्या होता है? जिनको हम लोग अपनी लोकल भाषा में, जिसको अपने यहाँ बोलते हैं कि बाव निकलता है, तो एक बुखार होती है ये, जिसमें क्या होता है? इसका टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? और जो एलिजा टेस्ट है, एलाइजा टेस्ट है, वो किसका होता है भाई? एलाइजा टेस्ट होता है हमेशा एचआईवी का। तो ये तो नहीं होगा,
फिर आता है विडाल टेस्ट, और ये विडाल टेस्ट क्या कहता है, ब्लड टेस्ट के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये होता है भाई अपने टाइफाइड का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसकी प्रोटेक्शन के लिए जाता है बीसीजी, मतलब किसके लिए दिया जाता है, ये हमेशा ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना, तपेदिक टीबी जो रोग होता है, जो एक लंबी खांसी होती है, उसके लिए हमेशा किसका टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अब ग्रीन इस किसका पूछा हमें, फादर ऑफ हरित क्रांति। अब हरित क्रांति और पूछा भी किसमें है, वर्ल्ड में पूछा है, ना कि इंडिया में, अपने कंट्री में पूछा है। तो अपने तो कौन सा हो जाएगा, अपनी इंडिया में तो कौन सा हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और हमें पूछा किनका है, विश्व का पूछा है। तो ये तो किसके हो गए, ये तो इंडियन हो गए। तो इंडियन कौन है, एम एस स्वामीनाथन। और जो वर्ल्ड के हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। अब मोलिकुलर सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय। तो सेंट्रल डोगमा, पहली बात तो है कि सेंट्रल डोगमा क्या है, सीधी सी बात है कि सेंट्रल डोगमा होता क्या है। सेंट्रल डोगमा में है कि जो डीएनए, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए से फिर प्रोटीन। अब डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान लगा के सुना, ये क्वेश्चन आगे आ सकता है, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब कई बार क्या होता है, देखो डीएनए में क्या करेक्टर होता है, डीएनए में करेक्टर होता है कि ये अपनी जो फोटोकॉपी है, अपनी जो प्रतिलिपि रेप्लिकेशन का जो करेक्टर होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, अपने डीएनए में होता है। तो डीएनए क्या करता है, अपने से वापस डीएनए बना सकता है। और इसको क्या बोलते हैं भाई, डीएनए से डीएनए बनना मतलब रेप्लिकेशन हो रहा है, तुम फोटोकॉपी तैयार कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा रेप्लिकेशन। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखो आरएनए का जो आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या है डबल स्टैंडर्ड, आरएनए क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड। कई बार क्या होता है कि जो अपना आरएनए है वो वापस किसका फॉर्मेशन कर लेता है, डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो है उसके आगे क्या लग जाएगा, रिवर्स लग जाएगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ये सारा जो ये जो एक फॉर्मूला है वो ही क्या है, सेंट्रल डोगमा। ठीक है, सेंट्रल डोगमा है, और इसकी खोज करी थी वही क्रिक नामक साइंटिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। हमने अभी सेंट्रल डोगमा में देखा था कि डीएनए से आरएनए, रेप्लिकेशन तो क्या होता है भाई, रेप्लिकेशन में तो क्या होता है, डीएनए से वापस क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बन रहा था, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहा था, तो डीएनए से आरएनए। ठीक है, फिर आरएनए से प्रोटीन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन तो ये होता है कि अचानक किसी भी डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस है उनमें कोई चेंजमेंट होता है। तो ये तो इसमें यहाँ पर तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको तो एक बार हटा दो। अब बच्चे को रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो इनमें से रेप्लिकेशन तो क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, तो ये तो नहीं होगा। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है डीएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, अब डीएनए से प्रोटीन का बनना तो ये भी नहीं होगा। अब डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड। हमने अभी अभी सेंट्रल डोगमा सिद्धांत में देखा था कि जो आरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन तो देख लिया, ये रूपांतरण भी नहीं होगा, प्राक्रमण भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉप या समापक कोडोन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉप कोडोन? भाई कोडोन क्या होता है? देखो कोडोन होते हैं टोटल 64 कोडोन होते हैं, बने किन से होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब इनमें से भी जो 61 जो कोडोन होते हैं वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड कौन से? कितने अमीनो एसिड अभी तक किसकी कितनी खोज कर चुके हैं हम लोग? 21 की करती है साइंटिस्ट वगैरह ने। तो 21 से बने होते हैं वो, तो क्या होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं 21 अमीनो एसिड। 3 इनमें थोड़ा सा अलग होता है, जो किसी भी प्रोसेस को स्टॉप या टर्मिनेशन, जिनको टर्मिनेशन कोडोन बोला जाता है, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो स्टॉपिंग होता है एक, तो टर्मिनेटिव होता है, और एक होता है ये स्टार्टिंग। तो ये तो होते हैं टर्मिनेट करने वाले, तो कितने होते हैं भाई साहब? 3 होते हैं। और जो स्टार्टिंग होता है वो कितना होता है? ठीक है, कोडोन। अब ए यू जी, पहला ऑप्शन दिया अपने ए यू जी, तो ए यू जी हमेशा कौन सा होता है? स्टार्टिंग कोडोन होता है। किसी भी रिएक्शन को या किसी भी प्रोसेस को, मोलिकुलर प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला कोडन कौन सा होता है? ए यू जी होता है। ठीक है, और फिर आता है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी अमीनो एसिड से कोडेड है, ये भी अमीनो एसिड से, और इसमें हो जाएगा यू ए जी, जो किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड से नहीं बना हुआ, क्योंकि जो कोडोन होते हैं वो 61 जो कोडोन है, 61 जो कोडोन होते हैं वो क्या होते हैं? 21 अमीनो एसिड से बने होते हैं, और ये 3 इनमें से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? यू ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोट में प्रारंभ कोडोन, इनिशिएशन कोडोन। हमने अभी देखा कि स्टार्टिंग कोडोन कौन है, तो हमने कौन सा देखा था? ए यू जी। प्रोफेज फर्स्ट की किस उप अवस्था के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट? हमने देखा था लेप्टो कितनी होती है प्रोफेज में? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन और डिप्लोटीन। तो लिप्टोटीन में तो पहली पहली अवस्था में तो क्या होता है भाई? ओनली एसिस्टेंसियां दिखाई देती हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह धागे के समान दिखाई देते हैं। लेप्टोटीन में क्या होता है? डीएनए बनना, और वो पेयर में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर पेक्टाइडिन में क्या होता है कि पेक्टाइडिन में क्या होता है? जैसे ये क्रोमोसोम्स, क्या होता है? इनमें ऐड होंगे तो इसका तो सब्सटेंस इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और इसका इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर भी किसको कहते हैं? इन दोनों के जो आर्म्स है उनमें जो इनके जो मटेरियल है वो ट्रांसफर होना क्रॉसिंग ओवर, ऐड हो जाना क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। तो वो हमेशा कौन सी में होता है? पेकाइटिन अवस्था में होता है। डिप्लोटिन में तो फिर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? कियाज्मा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेकाइटिन या पेकिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की किस अवस्था के दौरान डीएनए का प्रतिकृतियन होता है? डीएनए रेप्लिकेशन ओकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन या सेल साइकिल? देखो, सेल साइकिल का एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। उसमें एक तो होती है अपनी एम फेज, एक होती है अपनी इंटरफेज। तो इंटरफेज में तो प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज चार आ जाएंगे, तो उनका तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें एक तो होती है जीवन, एक होती है एस, और एक होती है जी, ये फेज होती है। अब इनमें से पूछा है कोशिका चक्र किस अवस्था के दौरान डीएनए का प्रतिकृति, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? तो डीएनए का जीवन, इसमें तो क्या होता है? इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर आता है कि एस फेज, तो एस फेज में हमेशा डीएनए क्या करता है? मल्टीपल होता है भाई, डीएनए मल्टीपल होता है। मल्टीपल होगा मतलब क्या होगा? अपनी संख्या को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस फेज। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन को किस और नाम से जाना जाता है? भाई अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन जिसमें क्या होता है, जो बनती है, जो डॉटर सेल बनती है वो कितनी बनती है? 4 बनती है। जो इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या है वो भी क्या होती है उनकी डॉटर सेल में? क्या होती जाती है? हाफ होती जाती है। तो इसको हाफ मतलब कम होती है, न्यून होती है, तो इसको बोलते हैं न्यूनकारी या रिडनेशनल डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन को कहा जाता है, माइटोसिस इज टर्म्ड एज, हमेशा क्यों कहा जाता है? देखो, और क्या कहा जाता है?
इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन या समकारी विभाजन। क्यों कहा जाता है? जब इसमें डिवीजन होते हैं तो इनमें पुत्री कोशिकाएं जो डॉटर सेल बनती हैं उनमें भी क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो अपनी मदर सेल्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है समकारी विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला मेंडल की द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉसिड। मेंडल ने कितने एक्सपेरिमेंट करे थे भाई? 2। एक तो मोनो हाइब्रिड और एक डाई हाइब्रिड। ठीक है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। तो इनका क्या क्या थे ये? इनमें कितने एक्सपेरिमेंट इन्होंने इनमें भी कितने प्रयोग किए थे? एक तो जो पहला प्रभाविता का नियम दिया था, स्वतंत्र अपीहन का नियम दिया था, उनके क्या पूछा, क्या फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस क्या होता है? जीनोटाइप तो होता है जो भी पीढ़ी जो हमें प्राप्त होती है उसके जो बाह्य लक्षण हमें दिखाई देते हैं, आउटर जो करेक्टर्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, फिनोटाइप होते हैं। ठीक है, और जो इंटरनल जो करेक्टर होते हैं वो कौन से होंगे? वो होंगे जीनोटाइप। तो यहाँ पर किसके पूछ रहा है? द्विसंकर संकरण के पूछ रहा है। तो अगर एकल के होता तो ये हो जाता, द्विसंकर संकरण के पूछ रहा है तो अपना अनुपात क्या हो जाएगा? 9:3:3:1 हो जाएगा, जो सारणी बनाई थी। ठीक है, उसके स्वतंत्र अपीहन के नियम में। अब अगला क्वेश्चन है, एक संकर संघ का लक्षण प्रारूप फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था? वही था टी वाला, इसमें करवाया जाएगा, क्रॉस करवाया जाएगा। ठीक है, तो हमें कौन से लक्षण प्राप्त होंगे? 1.2 पॉइंट, ये अनुपात एक, मतलब 1:2:1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। तो परीक्षार्थी संकरण या एकल संकरण का जीन प्रारूप क्या होता है भाई? परीक्षार्थी क्या करवाया था? एक में तो क्या करवा रहा था? सम। ठीक है, एक में ये करवा रहा था। तो इसमें क्या प्राप्त होता है? हमेशा कई बार तो 50-50 हमने देखा था टेस्ट, उसका पहले भी हमने देखा है। उसमें क्या प्राप्त होता है? 50%, 50-50% प्राप्त हो रहे थे इनमें से। देखो इनमें करवाते हैं तब क्या होता है, देखा था हमने करवा के इसके साथ। ठीक है, तो इसमें क्या प्राप्त हुआ था हमें? 50-50%। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:1। अगला क्वेश्चन अपना, मानव रक्त समूह की वंशागति किसका उदाहरण है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन एग्जाम्पल। भाई बहुजीनी है, मतलब पॉलीगेनिटेंस है, मल्टीपल एलिल्स है, या बहुप्रभाविता जो प्योरिटी है, या एपिस्टेसिस है, प्रबलता है। तो प्रबलता तो नहीं, बहुप्रभाविता भी नहीं, इनको तो हटाओ एक बार। अब इनमें से देखो बहुजनी वंशागति होगी या बहुविकल्पी। तो बहुजनी, जिनी का मतलब यहाँ पर इनहेरिटेंस का मतलब जेनिक से मतलब नहीं है यहाँ पर, है किससे? एलिल्स होते हैं अपने में, एलिल्स होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अपने जो ब्लड ग्रुप वगैरह के लिए होते हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? मल्टीपल एलिल या बहुविकल्पी जो अपना ब्लड ग्रुप है इसके लिए इसका उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिजीज होती है। तो ये हमेशा क्या होता है भाई? ट्राइसोमी, ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी का मतलब होता है इनके साथ, जैसे यहाँ पर कौन से क्रोमोसोम्स हैं, जैसे एक्स वाई क्रोमोसोम्स, तो कई बार क्या होता है इनके साथ एक क्रोमोसोम्स और ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो गई? ट्राइसोमी हो गई। और यहाँ कौन से में? 21 वाला जो क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी 21। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रीय व्यवस्था होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैज टू क्रोमोसोमल अरेंजमेंट। क्या होता है भाई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में? कौन सी व्यवस्था होगी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन सी होगी? हमने क्या देखा था? देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रीय व्यवस्था क्या होगी?
क्लाइनफेल्टर में हमेशा क्या होता है, किसी एक क्रोमोसोम, जो वाई क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, उनके साथ बढ़ जाता है, जैसे एक्स वाई था पहले, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम से वाई आकर और बढ़ जाएगा, तो वाई का डबल मतलब ज्यादा होना, एक एक संख्या बढ़ जाना, कौन सा है अब, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई। अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम की विशेषता है। अब टर्नर सिंड्रोम की क्या विशेषता है भाई, देखो देखिए इनमें, टर्नर सिंड्रोम में हमेशा एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखो इसमें तो बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी 46 और 47, क्योंकि टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं अपने में, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने हो रहे हैं अपने, कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 47 हो रहे हैं, यहाँ पर वापस 47 हो रहे हैं, यहाँ पर 47। तो हमेशा टर्नर सिंड्रोम में हमेशा क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स के पास एक क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या कम, सॉरी कम हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हमारे प्लस एक्स 0। अगला क्वेश्चन अपना, उत्परिवर्तन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, या किसके द्वारा, मतलब दैट टर्म म्यूटेशन वाज कोइंड बाय। अब म्यूटेशन क्या होता है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन था कि म्यूटेशन होता है क्या, तो म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी जो डीएनए होता है उसके जो किसी भी बेस पेयर जो आपस में जुड़े, नाइट्रोजन बेस से जो जुड़े होते हैं, उनमें अचानक, उनमें क्या होता है, उनमें अचानक कोई क्या आता है, चेंजमेंट आता है, चेंजमेंट आता है, तो उसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो उत्परिवर्तन होता है इसकी खोज करी थी चार्ल्स डार्विन, तो क्या किसमें था, इवोल्यूशन में है। मेंडल में, मेंडल किस पे कर रहा था, किस पे प्रयोग कर रहा था, जेनेटिक्स में कर रहा है। लेमार्क, ये भी किसमें है, चार्ल्स और लेमार्क, तो किसमें, इवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी व्रीज ने क्या किया था भाई, इवोल्यूशन, ये म्यूटेशन की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, ये तो किसमें होगा, एक्स एक्स और एक्स वाई किसमें होगा, ये तो हमेशा होता है ह्यूमन में, ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई। फिर आता है जेड 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 और जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो ये होगा किसमें, अपने पक्षियों में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जल परिवहन, जल का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज प्राइमरी कंडक्ट बाय, मतलब जो पौधे, पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो जब पानी है, वाटर है, उस वो कहाँ से, हाँ, रूट से कहाँ तक जाएगा, लीव्स तक जाएगा, ठीक है। तो कौन लेके जाता है भाई, इसमें वैस्कुलर बंडल का जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इसमें यहाँ पर किसका होता है, वैस्कुलर बंडल का होता है। वैस्कुलर बंडल में कौन कौन आता है, एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। ये दोनों आते हैं किसमें, वैस्कुलर, इनको एक साथ क्या बोल देते हैं, वैस्कुलर बंडल बोल देते हैं। तो जो जाइल फ्लोएम होता है वो तो क्या करता है, जो फूड तैयार, जब लीव्स में फूड तैयार होता है फोटोसिंथेसिस के बाद, तो उसको क्या करता है, पूरे जो प्लांट्स का जो पूरा जो पार्ट है, उन प्लांट, सभी प्लांट्स में क्या करता है, उनका ट्रांसपोर्ट करने का कार्य होता है। और जो जाइलम जो होता है वो क्या करता है, रूट से लीव्स तक किसको, वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। तो जल का परिवहन किसके द्वारा हो गया, जाइलम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से, हमने अभी देखा कि जो वाटर है उसका तो किसके द्वारा हो रहा था, जाइलम के द्वारा हो रहा था। ये तो क्या कर रहा था, रूट से लीव्स तक पानी पहुंचा, पानी और मिनरल्स पहुंचा रहा था। और फ्लोएम क्या करेगा, भोजन तैयार होने के बाद पूरे पॉट्स को क्या कर देगा, बांट के आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा मापी जाती है भाई, वाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपोर्टेशन, जो मेजरमेंट का जो पैमाना आता है उसको बोलते हैं फोटोमीटर, ये होता है सोइल का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर है, पौधों में बिंदु स्राव या ग्यूटेशन किसके माध्यम से होता है, ग्यूटेशन इन प्लांट्स ऑक्योर थ्रू, कि पौधे में बिंदु स्राव, बिंदु स्राव का मतलब है कि पौधे में जो बूंद नहीं देखने को मिलती है सर्दियों वगैरह में, बूंद, वो उसकी जो बूंदे होती है वो किसके द्वारा बाहर निकलती है, तो किसके द्वारा, देखो इसमें दिए गए, रंध्र, पात्रंध्र, जलरंध्र और क्यूटिकल, ये तो उपत्वचा हो गई, ये स्टोमेटा हो गए जो फोटोसिंथेसिस वगैरह में या काम आते हैं। फिर वात अंदर, ये वायु एयर, एयर वाले हो गए। तो इसमें हमेशा कौन किसका है, बिंदु स्राव में क्या आता है, इनमें वाटर आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
हाइड्रोडिथोइड्स या जलरंध्र, इनके द्वारा क्या होता है, बिंदु स्राव का कार्य होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस आयन द्वारा नियंत्रित होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय विच आयन? जो रंध्र स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स में, उनका स्टोमेटा होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होती है? ऐसे गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। तो इनका खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है भाई? कौन सा आयन करता है? पोटेशियम आयन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब है, कौन सा वृहद पोषक तत्व क्लोरोफिल का आवश्यक घटक है? क्लोरोफिल में हमेशा जो लीव्स होते हैं, लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, हमेशा क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम जो होता है ना, उसकी एक मात्रा जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, C3 चक्र का पहला स्थिर उत्पाद। अब C3 चक्र, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल। C3 साइकिल का है क्या? C3 साइकिल इसको बोलते हैं C3, तो ये बोलते हैं केल्विन का, केल्विन साइकिल को। ठीक है, अब जो केल्विन साइकिल होता है, ठीक है, उसमें पहला स्थिर, तो हमेशा इसमें क्या क्या होता है भाई? PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। ये C3 मतलब केल्विन चक्र को क्या बोला जाता है? C3 साइकिल बोलता है। इसका फर्स्ट उत्पाद होता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? PGA। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला है, C4 चक्र का पहला स्थिर उत्पाद। अब C4 क्या है? हैच एंड केस जो होता है साइकिल जो होता है, उसको क्या बोला जाता है? C4 चक्र बोला जाता है। इसका पहला जो स्थिर या जो पहला जो कंपोनेंट होता है वो क्यों कौन होता है? PEP या फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है। ये तो किसका हो जाएगा? C3 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा C4 का। याद रखना है, C3 साइकिल तो क्या है? केल्विन साइकिल, और ये हैच एंड स्केच साइकिल होता है वो क्या है? C4 साइकिल। अगला क्वेश्चन है, C4 चक्र को और किस नाम से जाना था? हमने अभी क्या देखा कि C4 चक्र को, केल्विन तो कौन सा है भाई? ये याद रखना है कि दोनों में से पूछ सकता है कि C3 साइकिल को किस नाम से जाना था और C4 को। तो C3 तो कौन सा था? हमने अभी अभी जो क्वेश्चन देखा उसमें था कि C3 साइकिल को किसके नाम से जाना जाता है भाई? केल्विन साइकिल के नाम से। ठीक है, तो C4 को किसके नाम से जाना जाएगा? हैच एंड स्केल पाथवे या हैच एंड स्केल पथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड बी। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के अणुओं का टूटना, तो कहाँ होता है? दो होते हैं, एक तो होता है फोटोसिंथेसिस, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब ये दोनों हमेशा किस में, पेड़ में, ये प्लांट्स में ये दिखाते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो तो हमेशा कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ठीक है, सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होने वाली प्रोसेस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस किस में हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, क्रेब चक्र कहाँ संपन्न होता है? क्रेब चक्र कहाँ प्रेजेंट होता है? इसमें तो क्या था, हमने देख लिया अभी। फिर राइबोसोम, ये तो नहीं होते इनमें, तो कैसे, ये तो सेल ऑर्गन्स है। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स का पार्ट है उसमें होगा क्रेब साइकिल। ठीक है, इसमें तो क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्रेब चक्कर कहाँ से होता है? ये तो हो गया अपना, शायद रिपीट क्वेश्चन है। कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने के लिए उत्तरदायी होता है? ये तो क्या था भाई? प्रकाश की तरफ मुड़ने के लिए या इनकी वृद्धि के लिए, ऑक्जिन तो। ठीक है, जिब्रेलिन क्या था? उनको, उनके फूल वगैरह होते हैं उनको अंकुरित करने के लिए। साइटोकाइनिन क्या है? साइटो इनको जीर्णता में जाने से बचाने के लिए। और इथाइलिन क्या होता है? हमेशा फलों को पकाने के काम आता है। तो ये तो होंगे नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। पौधे में किस हार्मोन को स्ट्रेस या तनाव का हार्मोन कहा जाता है? भाई देखो,
हमेशा ये तो पक्का नहीं क्या था, ये G3 किसमें लिया था, ऑक्सीजन में ले लेते हैं। ये इंडोलिक एसिटिक एसिड, ये भी किसका पार्ट है, ये भी ऑक्सीजन के पार्ट है। तो इसमें बचा क्या, ए बी या एब्सिसिक जो एसिड होता है उसको पौधे में तनाव या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तने की कलमों में जड़ें विकसित करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाने वाला हार्मोन, किसमें, तने की कलमों में। अरे किसी भी जड़ को कलम लगा कर पौधे बना चाहिए, किसी दूसरा पौधा उसमें कलम लगा, किसी दूसरे पौधे की कलम लगा नया पौधा तैयार किया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका कौन निभाता है भाई, अपना जिब्रेलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, जी बीज प्रसुप्ति को किसके प्रयोग से तोड़ा जा सकता है, बीज प्रसुप्ति को तोड़ने का कार्य करता कौन, बीज प्रसुप्ति कौन तोड़ेगा भाई, किसका देखा था हमने, बीज प्रसुप्ति, अरे बीज को जब किसमें चला जाता है, जब डोमिनेंस, मतलब वो बहुत काफी समय से किसमें होता है, डोमिनेंस होता है, तो उसको प्रस्तुति करने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है भाई, जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, और कलम के लिए किसका किया जाता है, ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाने वाला हमेशा ऑक्सीजन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी एफसीसी ये तो एफसीसी वाला, ये G3 ये भी नहीं है, तो ऑक्सीजन उसकी वृद्धि के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो हमेशा क्या करता है, इसको बढ़ाता है, सेल डिवीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन किसके द्वारा खोजा गया था, तो स्टार्च बर्गर तो कौन था भाई, किसकी खोज करी थी इसने, तो क्रोमोसोम्स की, गुणसूत्रों की। तो और फिर कौन था, नवास्चिन, नवास्चिन ने क्या बताया था, पौधों में जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसकी प्रोसेस किसने दी थी, नवास्चिन। स्टार्च बर्गर ने क्या था, क्रोमोसोम वगैरह की खोज की थी, और दूसरा नवास्चिन है, तो इसने क्या बताया था, अपना दोहरा निषेचन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द प्लोइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज, आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, आवर्तबीजी पौधों में, इसमें पूछ रहा है आवर्तबीजी मतलब एंजियोस्पर्म में जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें, तो उनमें हमेशा जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ना, क्योंकि उसमें उनके साथ आकर दो क्रोमो जो युग्मक होते हैं, मेल गेमेट्स होते हैं, वो आकर कनेक्ट होते हैं, तो उनमें हमेशा क्रोमो जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें क्या बनता है, 3N बनता है, तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोइड या त्रिगुणित। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से संशोधित है कि जिसमें प्रचुर मात्रा में, कौन, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस इज जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी राइस, राइस किससे होते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक के द्वारा क्या किया जाता है, गोल्डन राइस या जो टोमेटोसोल वगैरह तैयार किए जाते हैं उनमें किसकी मात्रा अधिक डाल जाती है, और गोल्डन राइस में हमेशा किसमें, विटामिन सी की नहीं, विटामिन ए की जो मात्रा होती है ना, वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो प्रचुर मात्रा कौन सी पाई जाती है, गोल्डन राइस में विटामिन ए, और ये किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। चलो आज की क्लास अपनी यही कंप्लीट होती है, कल देखते हैं नए क्वेश्चन के साथ नई क्लास। थैंक यू।